पिछला जो वीडियो था हमने YouTube का एक वीडियो डाला था जिसमें जो टॉपिक था वो था कि वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी श्रीलंका की सिंहला, वो किस तरह से जो वहाँ के जो माइनॉरिटी थी तमिलियन या तमिल, उसको डोमिनेट कर रही थी। यानी कि सिंहला मेजॉरिटी में होने के कारण 74% उसका संख्या था और जिसके वजह से वो डोमिनेट कर रही थी माइनॉरिटीज पर। और इससे क्या हुआ कि देश विभाजन के कगार पे पहुंच गया और वहां के जो लीडर्स थे वो पावर को शेयर करने के लिए तैयार नहीं हुए और जिस वजह से इतना सारा वहां पे सिविल वार तक हो गए, देश की इतनी आर्थिक क्षति हुई और अनस्टेबिलिटी हो गया, वहां पे उथल पुथल काफी मच गया। तो एक केस हमने देखा श्रीलंका का कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं, अगर पावर को हम शेयर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में नहीं करते तो देश किस तरह से विभाजन के कगार पर भी पहुंच सकता है। अब देखेंगे दूसरा हम जो आज का टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में हम देखेंगे कि यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। जो डाइवर्सिटी थी देश के अंदर, जो पहला वीडियो जो आपने देखा होगा कि उसमें ये देखा था ना कि कितने परसेंट डच स्पीकिंग लोग थे, कितने फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, कितने परसेंट जर्मन बोलने वाले थे। डाइवर्सिटी थी। ब्रुसेल्स का अलग केस था, वहां पे जो देश में मेजॉरिटी था वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी हो गया था और जो माइनॉरिटी पूरे देश में था वो स्टेट में, वो जो मेजॉरिटी में था स्टेट में, वो केंद्र में माइनॉरिटी हो गया था और जो मेजॉरिटी था सेंट्रल में वो स्टेट में माइनॉरिटी था। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स था वहां का सिचुएशन और वहां के लीडर ने किस तरह से इस समस्या को सॉल्व किया। तो वो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से वहां के लीडर्स ने समझदारी से काम लिया। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम आज का जो टॉपिक है। लीडर्स ऑफ बेल्जियम टू डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लीडर्स ने अलग रास्ता चुना, उसने रिकॉग्नाइज किया डाइवर्सिटी को पहचाना, उसको माना कि हाँ हमारे देश में डाइवर्सिटी है और इसको काफी सावधानी से हैंडल करना होगा। अमेंडमेंट और इस डाइवर्सिटी को देखते हुए उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। अमेंडमेंट कितने टाइम किया? 4 बार। 1970 से लेकर 1993 तक में उसने 4 बार वहां पे संशोधन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या किया उसने? सब एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर, कुछ एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम कि कौन कौन से वो तरीके अपनाए गए जिससे कि वहां का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया। Constitution prescribed that the number of French and Dutch speaking ministers should be equal in central government. केंद्र सरकार में, केंद्र में जो सरकार बनेगी, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा होता है, जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उसमें दोनों कम्युनिटीज के बराबर मेंबर को रखा जाएगा। फ्रेंच बोलने वाले को और डच, दोनों जो बोलने वाले जो ज्यादा संख्या थी जिनकी 40% लगभग फ्रेंच बोलने वाले थे और 59% कौन? डच बोलने वाले थे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि नहीं भाई, यहाँ पे दोनों लोग बराबर होंगे सेंट्रल में, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी या तो डच स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग जो बोलने वाले लीडर्स हैं वो कोई भी फैसला अकेले ना ले सके, इसलिए दोनों के नंबर को बराबर रखा गया। ठीक है। आपको लगता होगा कि जो मेजॉरिटी थे उसने मान कैसे लिया? मानना पड़ा क्योंकि जो मेजॉरिटी में थे वो तो केंद्र में माइनॉरिटी हो गए थे, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा लिबरल होना पड़ा, दोनों कम्युनिटी को, और दोनों ही पावर शेयर करने के लिए तैयार हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट में यह तय हुआ कि दोनों जो कम्युनिटी है, दोनों जो लैंग्वेज वाले हैं, उनका जो मिनिस्टर है बराबर में हो। इसके साथ ही
पावर्स वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को भी क्या दिया गया? राज्य सरकार को भी अलग से पावर दिए गए। और वो ऐसा नहीं कि वो केंद्र का सबऑर्डिनेट हो गया, वो सबऑर्डिनेट तरह का पावर नहीं था, वो फ्रीली वो पावर दे दिया गया तो दे दिया गया, उस पर अब केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं करेगा। स्टेट का अपना स्वयं का अथॉरिटी होगा, वो डिसीजन ले सकेगा इस मामले पर, और वहां उसको जिस तरह से जो लगेगा वो करेंगे। ठीक है। जो राजधानी था यहाँ का बेल्जियम का ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, वहां पे अलग सरकार बनाया गया। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो फेडरलिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो फेडरलिज्म में जो पावर शेयरिंग का जो अलग अलग फॉर्म है उसके बारे में और विशेष डिटेल से जानेंगे। इसके बाद वहां पे एक और सुधार किया गया, वो था थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड लेवल जो थर्ड काइंड का तीसरे तरह का भी सरकार बनाया गया, जिसको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। वाज फ्रेम्ड दैट गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग, और उस गवर्नमेंट को क्या पावर दिया? जो लोकल टाइप का जो सरकार था उनको कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर कानून बनाने के लिए उसको अलग से पावर दिया गया। तो इस तरह से ये इस सावधानी से, इतनी समझदारी से वहां पे इस प्रॉब्लम को सुलझाया गया कि वहां आज तक फिर कोई विवाद नहीं हुआ। सब लोगों को ये अधिकार मिले और सारा चीज उनको एकदम स्पष्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि बाद में भविष्य में भी कोई विवाद ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम यही देखते हैं कि एक तरफ श्रीलंका, वहां पे अगर पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो कितने सारे लोगों की जान गई, कितना विवाद हुआ, आज भी वहां विवाद चल रहा है। पावर शेयरिंग नहीं करने से क्या होता है और पावर शेयरिंग करने से क्या हुआ आपने देखा कि बेल्जियम किस तरह से बर्बाद होने से बच गया। अगर वहां की सरकार इतनी समझदारी से निर्णय नहीं लेती तो संभवतः बेल्जियम का भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाता। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये सारा चीज पहले से यहाँ तय है। इसीलिए कहा जाता है कि पावर शेयरिंग करने से देश कमजोर नहीं होता है, वो मजबूत होता है और देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। और ये देखकर जो यूरोपियन यूनियन, जो जैसे कि है ना, यूरोप के 10-15 देश मिलके एक यूनियन बनाए जहां पर कि एक ही तरह की करेंसी चलेगी। यूरो का आपने नाम सुना होगा। यूरो एक तरह की करेंसी है जो यूरोप के कुछ देशों में एक ही तरह की करेंसी चलती है। और उस देश में आपको कोई जैसे कि जाएगा तो वहाँ वीजा वगैरह की जरूरत नहीं होता, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी देश में। तो वो यूनियन है यूरोपियन का। और इस यूरोपियन यूनियन का कैपिटल कहाँ बनाया गया? ब्रुसेल्स में, क्योंकि यहाँ के सरकार ने काफी समझदारी से ये निर्णय लिया था और इसका सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट वहीं बनाया गया ब्रुसेल्स में। आपके बुक में पिक्चर भी दिया गया है इसका। ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप और डिटेल से समझेंगे तब जब आप बुक पढ़ेंगे, और बुक में और भी चीज अच्छी तरह से समझाया गया। आप उसको बुक को भी पढ़ना, वीडियो को भी देखना, तो सारा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों होना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।